आज हम निबंध लिखने की कोशिश करते हैं। निबंध एक ऐसी चीज है जो आप तसल्ली से, दिमाग जब आपका एकदम शांत है, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो लिख सकते हैं, है ना। तो निबंध निबंध लिखने के लिए आपके बहुत सारी चीजें उसमें लिखी जा सकती हैं। जैसे आप मुझसे पर्यावरण के बारे में ही बोलो, तो पर्यावरण के बारे में तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। लेकिन आप अब आप लोगों के सामने समस्या ये आती है कि आपने पढ़ाई नहीं है, तो आप लिखोगे क्या। निबंध लिखने के लिए पहले उस पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये हमने पढ़ा हो, तब हम इसको लिख पाएंगे। तो आज हम एक चीज आपके जो है किसी टॉपिक को चुनते हैं और उस पर लिखते हैं। जैसे है बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी। प्रदूषण पर तो आप बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आज हम सबसे बड़ी समस्या हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है ना, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, इस पर आपके निबंध लिखते हैं। मेन फोकस हमारा बेरोजगारी का रहेगा। तो मैं निबंध लिखूंगी, आपको देखना है कि किस तरीके से निबंध की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, बीच में हम कैसे कैसे हेडिंग डालें, है ना, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज मान लीजिए मेरे एग्जाम में निबंध आया है बेरोजगारी, ठीक है। कौन सा निबंध है आपके, बेरोजगारी पर आ गया। अब बेरोजगारी आए या जनसंख्या वृद्धि आए, दोनों ये आपस में जुड़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है। ये आपस में जुड़ने वाले टॉपिक हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी बेरोजगारी से जब आप निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भूमिका या कहो प्रस्तावना, है ना। तो आप इसको प्रस्तावना भी कहते हो। तो मैंने यहाँ पर आपकी प्रस्तावना हेडिंग डाली और यहाँ पर आपके निबंध इसको लिखना शुरू किया, ठीक है। मैं कहूंगी कि बेरोजगारी 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 वर्तमान में, ठीक है, बेरोजगारी वर्तमान में न केवल भारत के लिए न केवल भारत के लिए अपितु अपितु पूरे विश्व के लिए, है ना, पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी समस्या है। तो मैंने लिखा कि बेरोजगारी वर्तमान में न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर मुझसे जलवायु परिवर्तन प्रदूषण बोलता तब भी मैं ये लिखती कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान में न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। मुझसे आ जाता, मुझसे आता प्रदूषण, तो मैं लिखती प्रदूषण वर्तमान में न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। मुझसे पूछता आपके जो है ग्लोबल वार्मिंग, तापमान वृद्धि, मैं तब भी यही लिखती। आतंकवाद, तब भी यही लिखती, आतंकवाद वर्तमान में न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है, ठीक है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी, अच्छा, भ्रष्टाचार का ज्यादा संबंध वैसे भारत से है, लेकिन बाहर भी भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं कि विदेशों में भ्रष्टाचार होता नहीं है, हर जगह होता है। आपकी महिला सशक्तिकरण, इसकी जरूरत भी न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को है। तो ये तो कभी भी समस्या से जुड़ा हुआ निबंध आता है तो आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कि अपितु, अपितु का मतलब आप इसको बल्कि भी लिख सकते हैं, बल्कि पूरे विश्व के लिए, है ना, कि यह बेरोजगारी वर्तमान में न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। क्यों बड़ी समस्या है, तो मैं बताऊंगी कि जो हमारे शिक्षित युवक हैं, जो हमारे शिक्षित चलिए, तो आपके लिखा कि शिक्षित युवकों की संख्या, है ना, शिक्षित युवकों की संख्या
शिक्षित युवकों की संख्या दिन प्रतिदिन, ठीक है, शिक्षित युवकों की संख्या दिन प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बढ़ रही है, पर उस अनुपात में पर उस अनुपात में पर उस अनुपात में रोजगार की संख्या नहीं बढ़ रही, पर उस अनुपात में रोजगार की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, पर रोजगार की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगार युवक नौकरी के लिए जिसके कारण बेरोजगार युवक नौकरी के लिए नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। ये मैंने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। मैंने शुरुआत में क्या लिखा कि बेरोजगारी वर्तमान में न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि शिक्षित युवकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पर उस अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, जिसके कारण बेरोजगार युवक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब मैंने इतना लिखा ना, तो अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा लाइन चेंज करनी है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसी को पूरा ऐसे लिखते जाऊं, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब थोड़ी नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। जैसे नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखती हूं बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बताओ बेरोजगारी का क्या अर्थ हो सकता है। बेरोजगारी का अर्थ, ये तो हमने बताया कि बेरोजगारी, अच्छा, सीधे आप बेरोजगारी का अर्थ समझाते हुए भी शुरुआत कर सकते हैं। निबंध का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही लिखा जाएगा, ठीक है, हम उसको अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे बेरोजगारी का अर्थ मैं कहूंगी कि बेरोजगारी क्या है, तो जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता अपनी योग्यता व कौशल के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता व कौशल के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को, है ना, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता व कौशल के अनुसार काम के अवसर, है ना, नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं होते, नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते, तो इसे हम बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता व कौशल के अनुसार नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि किसी व्यक्ति ने मान लो बीएससी कर रखी है, मान लो उसने एमएससी कर रखी है, मान लो उसने बीटेक किया हुआ है, लेकिन वो नौकरी कितने की कर रहा है, 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है। अब वो इतना पढ़ने के बाद 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, जबकि कोई व्यक्ति 10वीं पास है, लेकिन उसको आपके उसने क्या कर रहा है, सब्जी की दुकान लगा रहा है, वो भी 10-20 हजार कम कमा रहा है। तो फिर उसके इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ, है ना, उसकी अपनी योग्यता शिक्षा थी, उसने शिक्षा अर्जित करी थी,
तो इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि काम तो वो वही कर रहा है। तो यानी कि आप कहेंगे कि अगर हमारी अपनी योग्यता और कौशल के हिसाब से हमें जो नौकरी मिलनी चाहिए, जो काम मिलना चाहिए, अगर यह भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा आपके, इसे भी हम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसमें इसमें आपके इसमें युवक उचित योग्यता के होते हुए भी, उचित योग्यता योग्यता और कौशल के होते हुए भी, और कौशल के होते हुए भी एक संतोषजनक एक संतोषजनक संतोषजनक आय का स्रोत प्राप्त नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। अब ये मैंने इसका दूसरा पैराग्राफ लिखा कि जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता व कौशल के अनुसार नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं होते, तो इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। इसमें युवक उचित योग्यता और कौशल के होते हुए भी एक जो संतोषजनक आय का स्रोत है वो प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने आपकी जो है अपना पढ़ाई लिखाई में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 15 साल लगाए। अब उस 15 साल नौकरी में लगाने के बाद मैंने सोचा था कि भाई मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना, अच्छी नौकरी के साथ उसमें अच्छे पैसे भी होंगे, है ना, लेकिन मुझे मिले ही नहीं उतने। तो यहाँ पर मैं रोजगार में तो हो सकता है लग जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि खाली बैठा दिखे आपको, कोई ना कोई व्यक्ति, हर कोई कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन वो काम से संतुष्ट है कि नहीं। भाई किसी ने 15 साल पढ़ाई लिखाई करने में लगाए, ठीक है, आंखें फोड़ी अपनी, अब उसको जितना आपके मिलना चाहिए, जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही, तो वो जो उसको नहीं मिल, जो जिसके लायक वो नहीं है, वो काम भी कर रहा है। तो यानी संतोष, ये आपके संतोष, अच्छा ठीक है, समझ जाया करो भाई तुम, संतोषजनक, है ना, संतोषजनक योग्यता और कौशल के होते हुए भी एक संतोषजनक आय का स्रोत प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी हेडिंग लिखी। अब मैं तीसरी हेडिंग पर जाऊंगी, जिसमें मैं लिखूंगी कि बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं, बेरोजगारी के प्रकार। अब बेरोजगारी के प्रकार भी आपके, आप देखेंगे, एक होती है पूर्ण बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी आपके कौन सी होती है, पूर्ण बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी का मतलब है कि जब पूर्ण बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी हमें अधिकतर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, को मिलती है, क्योंकि 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 ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पूरी तरीके से पूरे लोग पूर्णतः कृषि पर आश्रित होते हैं, लोग पूर्णतः कृषि पर आश्रित होते हैं, कृषि पर आश्रित होते हैं। जब जब फसल कट जाती है कट जाती है तो वे लोग पूरी
तरीके से, वो लोग पूरे तरीके से, या पूर्णतः शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है, पूर्णतः खाली हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए, रोजगार के लिए अन्य अन्य विकल्प नहीं होते, अन्य विकल्प नहीं होते। ये हमने लिखा, ठीक है, कि पूर्ण बेरोजगारी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पूरी तरीके से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरी तरीके से पूर्णतः कृषि पर आश्रित होते हैं। जब फसल कट जाती है तो वे लोग पूर्णतः खाली हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए कोई अन्य विकल्प होते ही नहीं। तीसरी होती है अपूर्ण बेरोजगारी, आपकी दूसरी होती है अपूर्ण बेरोजगारी। अपूर्ण बेरोजगारी, अभी अपूर्ण बेरोजगारी क्या है भाई? अपूर्ण बेरोजगारी, अपूर्ण बेरोजगारी आपको कब देखने को मिलेगी? तो आप कहेंगे अपूर्ण बेरोजगारी हमें तब देखने को मिलती है जब कोई व्यक्ति, जब आपके अपूर्ण बेरोजगारी हमें तब देखने को मिलती है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं पाता, तो वह आपके अपनी योग्यता से कम की जो नौकरी है वह करने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके अपूर्ण बेरोजगारी। तो मैम कुछ भी समझ नहीं आया है? भाई तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है ये बता दो, ठीक है। देखो, निबंध आप अपने तरीके से लिखते हो, मैं जैसा निबंध लिख रही हूँ जरूरी नहीं कोई और निबंध लिखे तो वो सेम वैसा लिखे, क्योंकि निबंध लिखने का तरीका होता है, पर निबंध में यही लिखा जाएगा ये फिक्स नहीं होता। निबंध हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग लिख सकता है। इसी एक विषय पर निबंध आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर पूर्ण बेरोजगारी अपूर्ण बेरोजगारी बताओगे ही नहीं, आप बोलोगे बेरोजगारी के कारण क्या है, आप बोलोगे शिक्षा की कमी, है ना, आपकी व्यावसायिक शिक्षा की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जनसंख्या वृद्धि, तो ये 3 4 5 कारण दे देगा। तो ये निबंध लिखने का हर किसी का तरीका अपना अपना होता है। अपूर्ण बेरोजगारी मतलब जहां पर कोई व्यक्ति मान लो 30,000 कमाने वाला है लेकिन वो 15,000 में ही नौकरी कर रहा है, तो ये अपूर्ण बेरोजगारी है, कि उसको उसकी योग्यता के हिसाब से, उसको उसकी योग्यता के हिसाब से जब नौकरी नहीं मिलती, तो जब कोई युवक अपनी योग्यता के, आप लिखोगे यहाँ पर कि जब कोई युवक, है ना, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी योग्यता व कौशल के अनुसार, कौशल के अनुसार आय प्राप्त नहीं कर पाता, आय प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसे हम अपूर्ण बेरोजगारी, इसे हम अपूर्ण बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि रोजगार में तो लगा है पर अपनी योग्यता के हिसाब से नहीं लगा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि अब हमने यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण बेरोजगारी बताई, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अब इस बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं, कि हमें जो ये बेरोजगारी देखने को मिल रही है इसके कारण क्या है? तो आप यहाँ पर बेरोजगारी के कारण बता सकते हैं। क्या क्या है बताओ आपके हिसाब से? तो सबसे बड़ा कारण तो जनसंख्या वृद्धि ही है। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का डालते हो, ठीक है। जैसे मैंने माना कि मैं लिखूंगी जनसंख्या
वृद्धि पर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आपका एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? आपकी व्यावसायिक शिक्षा की कमी। व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल की कमी, एवं कौशल की कमी, ठीक है, कौशल की कमी। तीसरा, तकनीकी ज्ञान का अभाव। तकनीकी ज्ञान का अभाव, ठीक है, क्या है? तकनीकी ज्ञान का अभाव है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी में भी बहुत लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, सीमित संख्या। अभी इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने यहाँ पॉइंट लिखे हैं, लेकिन हमें इसको और आपके क्या करना है, और एक्सप्लेन करना है कि सरकारी नौकरियों की कमी भी एक बड़ा कारण है। अब चलो 4 पॉइंट हमारे दिमाग में आए, अब हम इस चारों को यहाँ पर समझाएंगे। जैसे मैंने लिखा बेरोजगारी का के कारण क्या है, तो हम कहेंगे कि जो आपकी जनसंख्या है ना, जनसंख्या जनसंख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है। बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षित व कौशल संपन्न युवाओं की संख्या में, या आपके कौशल संपन्न युवकों की संख्या में, युवक युवतियों की संख्या में, लड़कियां भी हैं, है ना, युवक एवं युवतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। युवक और युवतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस कारण हुई है, और रोजगार के अवसर इस अनुपात में, रोजगार के अवसर इसी अनुपात में उपलब्ध ना होने के कारण, उपलब्ध ना होने के कारण, ना होने के कारण बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक, ये लिखा हमने, ठीक है, कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षित व कौशल संपन्न युवक और युवतियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। रोजगार के अवसर हमें इसी अनुपात में, कि भाई अगर 1000 लोग हर साल, मान लो लाखों लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर लाखों नौकरियां तो है नहीं, तो उस अनुपात में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, तो ये बेरोजगारी आपके का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा व कौशल की कमी। इस 21वीं सदी में, इस 21वीं सदी में जब जब तकनीक तेजी से बढ़ रही है ना, तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है।
हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है, जिसमें जिसमें व्यक्ति को, जिसमें छात्र को जिसमें छात्र को व्यावसायिक ज्ञान व कौशल का प्रशिक्षण दिया ही नहीं जाता। कौशल का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, जिसके कारण ग्रेजुएट युवक भी दर दर नौकरी के लिए धक्के खाता है। अब इसको बढ़ा के आप कितना लिख सकते हो, इसमें कितने सारे पॉइंट लिख सकते हो, है ना। ये थोड़ी कि मैं याद करके आई हूँ, रट के आई हूँ, नहीं। इसमें कितनी सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं कि हम देखते हैं अपने आसपास, है ना, कि आपके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग आपके कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, है ना, उनको कंप्यूटर का सीपी नहीं पता है, मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं। ऐसे में कौशल मतलब होती है स्किल। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, मेरी क्लास का थंबनेल आपको दिख रहा है, वो थंबनेल बनाना एक स्किल है, मुझे नहीं आता, लेकिन किसी ने उसमें 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल का समय देकर उसको सीखा है। जब आप कहीं नौकरी के लिए जाओगे तो आप क्या कहोगे, मुझे क्या आता है। जैसे मैं पढ़ाना जानती हूँ, पढ़ाना मेरी स्किल है, पढ़ाना क्या है, स्किल है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना एक स्किल है। स्कूल में ये नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं अकबर के साथ युद्ध कब हुआ, भारत में इस राजा का प्रवेश कब हुआ, इसने कौन सी किताब लिखी, ये पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहाँ काम आएगा बताओ। अगर आपको कोई कंपनी, आप किसी के पास ग्रेजुएशन करके नौकरी मांगने जाओ, तो उस नौकरी के लिए करने के लिए, कहीं पर भी आप नौकरी मांगने जा रहे हो, उसके लिए जो स्किल चाहिए वो आप में है, बताओ। तो यानी हमें, जब हम बच्चा 12वीं कर लेता है या आपके कॉलेज कर रहा होता है, तो क्यों ना उसको उसके कॉलेज के दौरान ही उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। जैसे आजकल होता है, आजकल स्कूलों में बच्चों को आपके कंप्यूटर सिखाया जाता है ना, कुछ आपके और अदर स्किल सिखाई जाती हैं। जैसे मुझे याद है हमारे समय पे लड़कियों के लिए वो सिलाई मशीन सिलाई करना सिखाया जाता था। सिलाई करना, कपड़ों को सिलना, है ना, ये भी एक स्किल है। बहुत बड़े-बड़े आप ड्रेस डिजाइनर के नाम सुनते हैं, मनीष मल्होत्रा है, सब्यासाची है, तो ये क्या है, डिजाइनर है, कपड़ों को डिजाइन करते हैं, ये एक स्किल है। क्यों ना हम स्कूल में अगर 4 पीरियड बच्चे को आपकी इतिहास, भूगोल, साइंस, विज्ञान ये सब पढ़ा रहे हैं, तो 1-2 घंटे हम क्यों बच्चे को कोई स्किल नहीं सिखा सकते, जिससे वो सीधे अगर 12वीं कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो आपके जो जिन कामों में उसका इंटरेस्ट है, उसको आगे चलकर उससे आपके पैसा बना पाए, है ना, अपना एक रोजगार प्राप्त कर पाए। तो ये होती है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल की कमी हमको देखने को मिलती है। अब इस पर आप बहुत विस्तार से लिख सकते हो, निबंध बड़ा करना हो तो इसी पर बहुत ज्यादा लिख दोगे, पर अभी हमको थोड़ा सा पेपर के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। तकनीकी ज्ञान का अभाव। अब बताओ यहाँ पर भाई, तकनीकी ज्ञान क्या है। तो तकनीकी ज्ञान है, जैसे अभी आपके नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल आए हैं, तो अब इसका ज्ञान किसको कितना है, क्या आप उसका यूज कर पा रहे हो। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई में किताब से पढ़ रहे हो, अभी भी 21वीं सदी में भी आपने किताब खोल रखी है अपने पास, किताब में लिख लिख के कर रहे हो, या जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका फायदा उठा रहे हो। जैसे अभी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन, जैसे मैंने कल आपको निबंध लिखने का तरीका बताया था, तो निबंध लिखने के तरीके में मैंने आपसे कहा कि आपको जो है चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल है, उसमें आप डालिए कि मुझे ये निबंध लिखना है, इसके पॉइंट्स निकाल कर दो। आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आपने वहां अपलोड किया कि मुझे ये सवाल जो है सॉल्व करके दो। ये है टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान को सीखना। तो यहाँ पर आपके युवा, आपके शिक्षित युवकों
शिक्षित युवकों तक में तकनीकी तकनीकी ज्ञान का अभाव अभाव देखने को मिलता है स्कूली स्तर पर जो शिक्षा दी जा रही है वह केवल हमारी रटंतु क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। रटना सीख जाते हैं हम, है ना, को बढ़ाने वाली होती है। तकनीक संबंधी ज्ञान ना तो पढ़ाने वाले शिक्षकों को होता है ना ही छात्रों पर इस संबंध में ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे खास तौर पर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वो आपके ढंग से फोन चलाना नहीं जानते हैं। मैं आपके उत्तराखंड से पढ़ी हूँ और हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे टीचर थे जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। सोचो कि अगर टीचर ऐसा एक वो है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आपको हमेशा अपडेट रहना है। अगर टीचर अपडेट नहीं है, क्योंकि वो खास तौर पर युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप युवा पीढ़ी हो, है ना, आप जो है आगे देश का भविष्य हो, तो ऐसे में मुझे लगातार अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। क्यों? मैं अपडेट नहीं रहूंगी तो मैं आपको क्या बताऊंगी, आपसे कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी, कैसे जुड़ पाऊंगी? तो जब हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वही आपके जो है तकनीक से जुड़े नहीं होंगे, जैसे आप आज भी आप अपने स्कूल के टीचर को बोल के देखिएगा कि हम ऑनलाइन क्लास देखते हैं, वो 4 बुराइयां गिना देंगे इसमें कि ऐसे ये बेकार है, सब बेकार होता है, ऐसा थोड़ी होता है, फोन से पढ़ाई हो रही है, नहीं होती कोई पढ़ाई फोन से। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भाई फोन से भी पढ़ सकते हैं। कभी उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि भाई फोन से बच्चा कैसे क्लास देखता है ना? क्या इससे फायदा है, क्या नुकसान है? जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हमारी सरकारी नौकरी लग चुकी है, अब तो हमें कुछ करना नहीं है। तो ये तकनीकी ज्ञान के उनके अभाव के कारण जो छात्र हैं वो उन पर भी ध्यान नहीं देते और इस संबंध में हमारी पूरी पीढ़ी जो है वह तकनीकी ज्ञान से आपके क्या होती है, आपके पीछे रह जाती है। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, अब इसमें हम बताएंगे कि आपके सरकारी सरकारी नौकरी की तैयारी में सरकारी नौकरी की तैयारी में सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई भी युवा अपने जीवन के अमूल्य अपने जीवन के अमूल्य 5-7 साल खर्च कर देता है, पर इन नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण सीमित होने के कारण
प्रतियोगिता प्रतियोगिता का स्तर का स्तर इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है होता है कि कई बार फेल होने पर, कई बार असफल होने पर, कई बार असफल होने पर होने पर यही युवा गलत कदम तक उठा लेते हैं, गलत कदम तक उठा लेते हैं। भाई नौकरी कम है, फॉर्म भरने वाले ज्यादा है, नौकरी 1000 है, फॉर्म भर दे 10 लाख ने, नौकरी मिलेगी 1000 को ही, तो सोचो कितना मुश्किल है। अभी तो आपको क्या है 90 लाना है, 90 लाने को तो आप खुश हो जाओगे मैं 90 ले आया, लेकिन जहां नौकरी में तो ज्यादा लोग असफल होते हैं, है ना। आपकी नौकरी 1000 ही है, भरने वाले 10 लाख है, कितना भी पढ़ोगे तो सेलेक्ट तो 1000 ही होगा। तो जब 1000 ही सेलेक्ट होगा तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, तैयारी तो बाकी लोगों ने भी करी, नहीं हुआ। तो ऐसे में इन प्रतियोगिताओं के चक्कर में सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई भी युवा अपने जीवन के अमूल्य 5-7 साल खर्च कर देता है। पर इन नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण प्रतियोगिता का स्तर इतना कठिन होता है कि कई बार असफल होने पर यही युवा गलत कदम तक उठा लेता है। और आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि हमारे देश में सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी क्या है, तो आपके सरकारी नौकरी का विकल्प युवा पीढ़ी नौकरी की सुरक्षा के तौर पर देखती है। आप लिखोगे सरकारी नौकरी को केवल एक नौकरी नहीं माना जाता, सरकारी नौकरी को केवल एक नौकरी नहीं, केवल एक नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, बल्कि बल्कि सामाजिक सम्मान, समाज में सम्मान मिलेगा, है ना, सामाजिक सम्मान, सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, तौर पर देखा जाता है, जिसके कारण जिसके जिसके कारण जिसके कारण अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल, जीवन के महत्वपूर्ण साल युवा इनकी तैयारी में खर्च कर देते हैं, इनकी तैयारी में खर्च कर देते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी उनको एक सुरक्षा का एहसास देती है, क्योंकि सरकारी नौकरी उन्हें आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा देती है। कहते हैं ना भैया बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी बातें इस पर लिखी जा सकती हैं कि भैया आपकी संख्या सीमित है, इतने सारे लोग हैं, तो वो सालों तक तैयारी करते रहते हैं, बेरोजगार बैठे रहते हैं, जहां वो कुछ अपना नया रोजगार शुरू कर सकते थे, है ना, कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर सकते थे, कुछ समाज में देखकर, समस्या देख करके कुछ समाधान करके कुछ अपना ही शुरू कर सकते थे, वो सब छोड़कर ये युवा पीढ़ी जिस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा इनमें होती है वो नौकरी की तैयारी में लगे होते हैं। तो ये अब मतलब इतने कारण मुझे लगता है बहुत है कि हमने कहा बेरोजगारी के कारण क्या है। अब कारणों को देखते हुए ही हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पर एक हम लिख सकते हैं बेरोजगारी का प्रभाव देखने को क्या मिलता है, फिर हम समाधान सुझा सकते हैं, फिर हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगर बड़ा करना है तो यहाँ पर प्रभाव भी दिखा दो। अगर आपको लग रहा है यार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मेरे पास समय कम है, तो सीधे आप आ जाओ कि इसके समाधान क्या है। जैसे अब मुझे लग रहा है मेरे पास समय है, तो मैं यहाँ बताऊंगी बेरोजगारी, बेरोजगारी के प्रभाव हमें क्या देखने को मिलते हैं, बेरोजगारी के प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। तो आप बोलोगे अपराधों, समाज में जो अपराध है उनमें वृद्धि, अपराधों में वृद्धि, समाज में असंतुलन, समाज
में, इसी को आप बड़ा करके फिर और विस्तार से इसके अंदर बातें लिख सकते हैं। ठीक है, समाज में असंतुलन, ठीक है, समाज में असंतुलन ऐसा होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि, अगर ऐसा होगा बेरोजगार ज्यादा हो जाएंगे, भ्रष्टाचार में वृद्धि, सामाजिक अस्थिरता, अस्थिरता, बहुत सारे इसके प्रभाव हो सकते हैं इसके। अब एक मुझे 4 पॉइंट मिले, इसी चारों को मैं 4-4 लाइन में समझा दूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि समाधान क्या होंगे, है ना। बेरोजगारी से निपटने के समाधान, बेरोजगारी से निपटने के, अब तुम कहते हो लिख के पढ़ाओ, लिख के पढ़ाएंगे ना तो बेटा एक निबंध ही हो रहा है, देखो एक दिन में। बेरोजगारी से निपटने के समाधान क्या हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर समाधान सुझाव बताओ क्या होंगे। जो कारण थे वही समाधान है, क्या समाधान होगा, है ना। तो आप सबसे पहला कारण हमने क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि, तो आप इसका समाधान लिखो जनसंख्या में नियंत्रण, है ना। जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है भैया, जनसंख्या नियंत्रण लिखो। फिर हमने दूसरा कारण क्या बताया, तो कारण को ही हम समाधान की तरह प्रस्तुत करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल की कमी, तो लिख दो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा, कौशल को बढ़ावा, शिक्षा में तकनीक का समावेश, तकनीक का समावेश, तो जो आपने कारण लिखे हैं उसी को आप समाधान के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसी को आप क्या कहेंगे, उसी को आप यहाँ पर निपटने के समाधान बेरोजगारी के निपटने का समाधान, ठीक है, बेरोजगारी से निपटने के समाधान, बचने के समाधान, तो हाँ निपटना बचना एक ही तो है भाई। ठीक है, भावनाओं पर जाओ तुम, शब्दों पर मत जाओ। शिक्षा से अब ये देख दिया, अभी हमारे, अब हमें लग रहा है कि चलो हमने यार काफी लिख दिया, इतना तो है ना, इतना तो हमारे पास समय भी नहीं है, ज्यादा हो रहा है ये। तो अब आपको यहाँ को इसको समेटना है सारा, तो अब आप क्या कर दोगे कि अंत में प्रभाव देख लिया, समाधान सुझा दिए, अब इसको भी आप ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करोगे, अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। अंत में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होता है, जैसे मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि आपका बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए, के समाधान के लिए समाज, समाज, सरकार, सरकार और हम सबको मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, प्रयास करने होंगे, तभी इस समस्या से, तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है, निपटा जा सकता है, अगर, अगर हर स्तर पर, हर स्तर पर उचित समाधानों को, समाधानों को अपनाया जाए, अपनाया जाए, तो वह दिन दूर नहीं, तो वह दिन दूर नहीं, दूर नहीं, जब यह समस्या, जब यह समस्या
जड़ से खत्म हो जाएगी, है ना, जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको पॉजिटिव लाइनों के साथ यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिख सकते हो कि भले ही समस्या बड़ी है, लेकिन अगर हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो ये समस्या से निपटे जा सकता है, समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप इसमें और बातें लिख सकते थे कि हमें आम जनता में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, है ना। हमें जो है, जो सरकार है, वो शिक्षा का पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाए कि आपके उसमें व्यावसायिक शिक्षा को हम बढ़ावा दें, और अगर हम सब ने, है ना, मिलजुल कर प्रयास करें तो इस समस्या को हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये पॉजिटिव लाइन है जिसके साथ हम हमेशा निष्कर्ष को करते हैं। तो अब ये नहीं है कि आपको निबंध रटना है, समझ गए होगे आप कि मैं रट के, तो ऐसा नहीं कि मैं रट के आई हूँ निबंध को, है ना, मैं रटूंगी तब भी रटा नहीं जाएगा मुझसे। तो आपको जो भी विषय दिया है, लेकिन ये जरूरी है कि पढ़े हम जरूर। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के बारे में पढ़े, हमें हमें पॉइंट्स पता हो। जैसे मुझे ये पता हो कि मुझे क्या क्या लिखना है, जैसे मेरे पास आ गया निबंध बेरोजगारी, तो ये मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए कि मैं जब बेरोजगारी पूछा जाएगा तो मैं क्या क्या पॉइंट्स पर बात कर सकती हूँ। अब ये पॉइंट्स मेरे पास होंगे तो आगे की कहानी में कितनी भी बढ़ाकर लिख सकती हूँ। तो ये पॉइंट्स को आपको, रूपरेखा को याद करना जरूरी है। जैसे पर्यावरण है तो इसके परिचय में मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, इसका महत्व क्या है, प्रकृति मानव का क्या संबंध है, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण क्या है, वनों की कटाई। तो ये की पॉइंट्स आपको रटने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े, घबरा मत जाओ आप पेपर को देख करके। बाकी अंदर की कहानी तो हम आसान से आसान भाषा में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। कोई ऐसा थोड़ी कि टीचर गाइड लेके बैठा है, आपने एक एक शब्द वैसा ही लिखा होगा तो सही कर देगा, नहीं लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अच्छा, आज तो समय भी हो गया हमारा, 51 हो गया है। ठीक है, तो भाई साहब लिख करके पढ़ाना तो बड़ी आफत का काम है भाई। छोटा डॉन बिना पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ओहो, पढ़ने में मजा नहीं आएगा छोटा डॉन के बिना। भैया छोटा डॉन का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है मुझे 6-7 साल हो गए हैं, तो मैं तो घर जाने के लिए बड़ी खुश हूँ। बढ़िया से जो है वो घूमेंगे, मम्मी पापा के पास जाएंगे, दिवाली इस बार गाँव में मनाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे, है ना, खूब मजे करेंगे। और याद तो आप लोगों की आएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, साल भर तो पढ़ते ही हैं, फिर तो यहीं आना है, फिर तो यहीं रहना है ना। और बाकी अपडेट आपको मेरी बीच-बीच में मिलती रहेगी कहीं न कहीं से। ठीक है। तो भाई आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से दिवाली की एडवांस में ही ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से पढ़ाई करना। निबंध लिखने की प्रैक्टिस 2-3 दिन में एक निबंध लिखने की प्रैक्टिस करो कि 3 दिन तक मैं एक ही निबंध लिखूँगा भ्रष्टाचार पर, 3 दिन तक एक ही निबंध लिखूँगा बेरोजगारी पर, 3 दिन तक लिखूँगा प्रदूषण पर, 3 दिन तक ऐसे लिखते-लिखते आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि निबंध लिखने का तरीका क्या है। फिर तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि दीदी निबंध बताओ, क्योंकि तुमको खुद ही आ जाएगा कि अच्छा बातें ही तो बनानी है, बातें करने में तो हम एक्सपर्ट हैं, कर लेंगे बातें। निबंध में बातें करनी होती है। ठीक है? बस वो बातें आपको निबंध के विषय में करनी होती है, इधर-उधर की नहीं। चलिए ठीक है। तो पेपर में 1 घंटे ल लिखेंगे। अच्छा, मैं तुमको बोलते-बोलते बता रही थी इसीलिए 1 घंटा लगा। अब मैं इसको लिखूँगी तो मैं मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट में लिख दूँगी। मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी कि इतना निबंध लिखने में। 10 मिनट में मेरा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। तुमको बोल-बोल के बता रही थी, ऊपर से ये लिखना बोर्ड पर है, क्योंकि कॉपी पर लिखना और बोर्ड पर लिखने में स्पीड में अंतर आता है, राइटिंग में अंतर आता है ना? इसीलिए 1 घंटा लगा। अच्छा, तुम्हें लगेगा कि हमें तो पेपर में मिले ही 3 घंटे हैं, आपकी तरह 1 घंटा लगा दिया तो बस। चलिए ठीक है, तो अब मुलाकात सीधे 27 तारीख को होगी, 27 अक्टूबर को होगी, मंडे को होगी। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बाय-बाय।